दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड 2025 का क्वेश्चन पेपर, जिसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आज का हमारा जो पेपर है वो 347 के है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर नहीं करने वाले हैं, दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जरा कौन सा क्वेश्चन है सबसे पहले। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि 1 विलियन में बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में 30% द्रव्यमान प्रतिशत घुला हुआ है। बेंजीन के मोल अंश की गणना करनी है। तो सबसे पहले वही कि इसमें दो चीजें हैं विलियन में, एक तो बेंजीन है C6H6, दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो समझते हैं कि 30% द्रव्यमान प्रतिशत का क्या मतलब है। तो 30% द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है कि अगर सॉल्यूशन 100% है तो उसमें से 30 ग्राम बेंजीन है और 70 ग्राम CCl4 है। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। और आपको बेंजीन के मोल अंश की गणना करनी है। तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करने के लिए आपको क्या करना है, बेंजीन के मोल अंश का फॉर्मूला लिखना है। तो बेंजीन के मोल अंश का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, बेंजीन का मोल अंश इक्वल टू बेंजीन का मोल अंश इक्वल टू बेंजीन के मोल अपॉन कुल मोल, बेंजीन के मोल अपॉन कुल मोल। तो इतना सा आसान काम है। तो आपको केवल इतना करना है कि इन दोनों के मोल निकाल लेने हैं, बेंजीन के मोल निकालने हैं और कुल मोल निकालने हैं। मोल कैसे निकालते हैं, भार बटे अड़वार। जैसे इसका अड़वार 78 हो गया, 30 बटे 78 इसका मोल हो गया। इसके मोल अगर निकालेंगे तो 12 प्लस 35.5 इंटू 4, तो इसको कर देंगे तो इसके मोल, तो ये इसके मोल हो गए, ये इसके मोल हो गए। अगर हमें मोल प्रवाह बेंजीन का निकालना है तो 30 बटे 72 ऊपर रखेंगे और इन दोनों को जोड़कर नीचे रखेंगे। 30 बटे 78, 30 बटे 78 प्लस 70 बटे 12 प्लस 35.5 इंटू 4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास जो आंसर होगा वो बेंजीन का मोल अंश हो जाएगा। तो बहुत आसान है, बस आपको केवल ये समझना था कि 30% द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या है। 30% द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है कि 100 ग्राम टोटल विलियन है, उसमें से 30 ग्राम बेंजीन है और 70 ग्राम CCl4 है। तो देखिए जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से हम बहुत आसान तरीके से देखने जा रहे हैं, बहुत ही आसानी से। तो दूसरा क्वेश्चन है राउल्ट का नियम, प्योर थ्योरी का क्वेश्चन है। तो राउल्ट का नियम तो आप सभी जानते हैं कि राउल्ट का नाम दो तरीके से दिया जाता है। दो तरीके से कैसे दिया जाता है, एक तो ये है कि कोई कंटेनर है जिसके अंदर एक विलियन है, इसमें दो पदार्थ हैं, दोनों वाष्पशील हैं। यानी कि जब दोनों ही वाष्पशील होंगे तो इसका कुल वाष्प दाब कितना होगा, पी टोटल कितना होगा। तो राउल्ट का नियम ये कहता है कि किसी भी विलियन का कुल वाष्प दाब, किसी भी विलियन का कुल वाष्प दाब, उसमें जितने भी घटक उपस्थित होंगे उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। राउल्ट का पहला नियम यही है, वाष्पशील द्रवों के लिए है कि अगर दो कंपोनेंट हैं, आप समझिए ऑब्वियस सी बात है कि जब दो कंटेनर है, दो सबस्टांस हैं, तो दोनों का वाष्प दाब जोड़ देंगे तभी तो टोटल वाष्प दाब निकल के आएगा। तो वही कह रहा है कि कुल वाष्प दाब दोनों घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यानी कि कोई भी, जब हम इस चैप्टर के अंदर कोई भी नियम लिखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, पहले स्थिर ताप पर कोई भी नियम लिखा जाएगा तो ये लिखेंगे स्थिर ताप पर किसी भी विलियन का कुल वाष्प दाब, उसमें जितने भी घटक हैं उनके आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। एक दूसरा नियम है राउल्ट का, इसमें वो क्या है, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई विलियन है, जैसे पानी है अभी पहले भरा हुआ है इसमें, अब इस पानी में आपने नमक मिला दिया, क्या मिला दिया, नमक, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया इस बार, तो अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर इसका वाष्प दाब घट जाएगा। इसके वाष्प दाब में जो कमी आएगी, जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जिसे शॉर्ट में RLVP कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ विले, यानी कि विलय के मूल प्रवाह के अनुपाती होता है। ये बात किसने कही, राउल्ट ने कही। बहुत आसानी से आप इस बात को समझ सकते हैं कि बिल्कुल ही निश्चित बात है, जितना ज्यादा आप नमक मिलाएंगे, जितना ज्यादा नमक का मोल प्रवाह होगा, उसके अंदर वाष्प दाब में होने वाली कमी उतनी ही ज्यादा होगी। बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो दोनों ही बात है, दोनों ही नियम राउल्ट के नियम है। दोनों में से अगर पेपर में आ जाए तो दोनों लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, एक लिखा है तभी कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करें अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार भी एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। तो आपको समझना होगा कि अनुचुंबकीय यौगिक कौन से होते हैं। तो आपको इसमें अनुचुंबकत्व के बारे में पता करना है। तो किसी भी पदार्थ के अंदर अनुचुंबकत्व होने के पीछे दो कारण होते हैं। एक तो DD संक्रमण होता है, क्या होता है, DD संक्रमण। अनुचुंबकीय होने के पीछे कारण है उसका DD संक्रमण, यानी कि उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना, उसके अंदर क्या हो रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना सबसे मेन कारण है।
कि अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अनुचुंबकीय होते हैं, लेकिन ऐसा 100% सही नहीं है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो अनुचुंबकीय होगा। बिना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के भी वो अनुचुंबकीय हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम जब 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो केवल इतना जानेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अनुचुंबकीय होगा। तो हम यही देखते हैं कि जो संक्रमण धातु है, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनमें क्या है कि ज्यादातर इनके जो आयन है, ज्यादातर जो इनके आयन है उनमें अपूर्ण डी कक्षक होता है। क्या होता है? अपूर्ण डी कक्षक होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। ये लिखेंगे कि संक्रमण धातुओं के जो ज्यादातर आयन है उनमें डी उपकोष अपूर्ण भरा होता है, इस कारण उनके जो आयन है वो अनुचुंबकीय होते हैं। और उनके अधिकांश यौगिक भी कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि अधिकांश यौगिकों में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वह अनुचुंबकीय होते हैं। इसके बाद आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नाम से जो चैप्टर है आपके सिलेबस में, उस चैप्टर से संबंधित है। और क्या क्वेश्चन है? MnBr42 नेगेटिव के केवल स्पिन चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन है, तो संकुल आयन की ज्यामिति क्या होगी? देखिए, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयुक्त बंध सिद्धांत का प्रश्न है। देखिए, जब भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर किसी कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है या sg हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी संरचना रेखीय होगी। उसकी संरचना क्या होगी? रेखीय। अगर किसी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3 या sd3 है तो उसकी संरचना चतुष्फलकीय होगी। तो उसकी संरचना कैसी होगी? चतुष्फलकीय। और किसी का हाइब्रिडाइजेशन dsp2 या sp2d है तो इसकी जो संरचना होगी वो वर्ग समतली होगी। वो संरचना कैसी होगी? वर्ग समतली होगी। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3 है तो इसकी संरचना अष्टफलकीय होने वाली है। कैसी होने वाली है? अष्टफलकीय होने वाली है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स को देखकर हम कैसे बताएंगे कि उसकी संरचना कैसी है? तो हम सबसे पहले लिगेंड चेक करेंगे। इसमें लिगेंड कितने हैं? 4 है। 4 लिगेंड के केस में या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, यानी कि या तो संरचना चतुष्फलकीय होती है या क्या हो सकती है? वर्ग समतली हो सकती है। इसको हम पता लगाने के लिए हमारे पास क्या दे रखा है? इसमें चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है 5.9 स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5। जब इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका डी उपकोष पूरा भरा होना चाहिए। अगर इसका डी उपकोष पूरा भरा है तो इसका डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पार्ट नहीं करेगा। इसका डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पार्ट नहीं कर सकता। अगर हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्ट नहीं करेगा डी ऑर्बिटल तो dsp2 या sp2d होने का कोई चांस है ही नहीं। तो फिर क्या हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन? sp3 या sd3, क्योंकि बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 या sd3 होगा। इसका मतलब इसकी संरचना कैसी होगी? चतुष्फलकीय होगी। ये तो आपको डायरेक्ट देखना तरीका है। अगर आप एग्जाम में करके देखेंगे तो एग्जाम में आपको उसकी ऑक्सीडेशन क्या निकालनी पड़ेगी? Mn2+। जैसे ही Mn2+ की बात करें तो Mn2+ होता है 3d5 4s0। ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा Mn2+ का। और फिर आप 3d में 5 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आपने भर के दिखाए, 4s खाली रहेगा, आगे 4p खाली रहेगा। अब आप देखिए जरा, आपको ध्यान से देखेंगे तो ये 3d में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन है। तो इसका मतलब जो चारों Br जो लिगेंड है वो इनमें आएंगे। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। और इसकी संरचना कैसी हो जाएगी? इसकी संरचना कैसी हो जाएगी? चतुष्फलकीय हो जाएगी। तो इसके बाद हम बात करें आगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा क्लोरोफॉर्म के उपयोग लिखने हैं। तो देखिए, बड़ा आसान से उपयोग है इसके। आप सभी जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म के क्या उपयोग होता है। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है CsCl3, इसका फॉर्मूला है। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसे पायरीन के नाम से जाना जाता है। इसे क्लोरोफॉर्म निश्चेतक के रूप में जाना जाता है, यानी कि बेहोशी की दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म को। और दूसरा, ये एक आग बुझाने वाली रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये वो वाली आग बुझाता है CCl4
जो विद्युत के द्वारा लगी हो, यानी कि शॉर्ट सर्किट में जो आग लगती है वो CCl4 के द्वारा बुझाई जाती है। तो आग बुझाने के काम में आती है CCl4, और क्लोरोफॉर्म किसके काम में आती है? निश्चेतक के रूप में, यानी बेहोश करने वाली दवाई के रूप में। तो देखिए जरा, ऐसे ही बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको देखते रहिए लगातार। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा है उसने प्रोपेनॉल, मैथ एस प्रो और प्रोपेनॉल और प्रोब्यूटेन, मैथ एस प्रोब्यूट, ये पूछ रहा है कि इन दोनों में जो क्वथनांक है वो प्रोपेनॉल का ज्यादा है, ब्यूटेन का कम है, ऐसा क्यों है? तो आप समझिए कि क्वथनांक या गलनांक भौतिक गुण होते हैं, और भौतिक गुण अणुओं के आकर्षण बल पर निर्भर करते हैं। देखिए जरा, ये एक अध्रुवीय यौगिक है। कैसा यौगिक है? अध्रुवीय। और इसमें जो आकर्षण लगेंगे वो अध्रुवीय अणुओं के बीच आकर्षण लगेंगे। और ये कैसा है? ये O और H के होने की वजह से पोलर होने, ये जो मॉलिक्यूल है वो ध्रुवीय हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ध्रुवीय हो जाता है। पहली बात तो ये ध्रुवीय हो जाता है। दूसरी बात कि O ऑक्सीजन से H जुड़ा है, और जहां कहीं FON से H जुड़ा हो वो इम्पोर्टेंट और स्पेशल कंपाउंड होते हैं। उन कंपाउंड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने की वजह से इस कंपाउंड का क्वथनांक अधिक होता है, यानी कि जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उनके क्वथनांक ज्यादा होंगे बाकी नॉर्मल यौगिकों से। तो यही कारण है इसका। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, इनको देखते ही रहिए जरा। अगली रिएक्शन है कैनिजारो अल्कीरिया। कैनिजारो अल्कीरिया का रासायनिक समीकरण देना है। तो देखिए बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। इसमें ऐसे एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं लेते हैं, उनकी क्रिया सांद्र क्षारकों के साथ कराते हैं, सांद्र NaOH के साथ कराते हैं, तो यह एक स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यह एक स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया है। और स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है? जिसमें उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और उसी पदार्थ का अपचयन होता है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो COOH बनता है, और इसका अपचयन करते हैं तो अल्कोहल बनता है। तो ये अल्कोहल भी बना और इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना। लेकिन साथ में दिक्कत ये है कि ये एसिड है और ये बेस है, तो यहाँ इसका साल्ट बनता है, तो ये CH3OH प्लस SeOONA प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यह एक स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण भी होता है और एल्डिहाइड का अपचयन भी होता है। इस तरीके से बहुत ही इंपोर्टेंट रिएक्शन थी, ये हर बार पेपर में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? तो देखिए जरा, आपके पास में मॉलिक्यूल होते हैं। एक तो सुगर होता है, सुगर शर्करा जिसे हम कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं जिसके अंदर ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है। ऐसे ही ये एक हेक्सो शर्करा है। एक होती है पेंटोज शर्करा। पेंटोज मतलब जिसके अंदर 5 कार्बन हो। 5 कार्बन वाले जो शर्करा है उसका एक नाम है राइबोज। क्या नाम है? राइबोज। और एक शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज। तो जब किसी यौगिक के अंदर शर्करा हो प्लस कुछ बेस हो, क्षारक हो, क्षारक कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये 5 क्षारक होते हैं। इसमें से 2 प्यूरिन होते हैं और 3 पिरिमिडीन बेस होते हैं। तो ऐसे अलग अलग होते हैं। इनकी संरचना अलग से, अगर आप एक वीडियो हमने डाल रखी है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं इनकी संरचनाओं के बारे में। तो बेस जो क्षारक होते हैं, शर्करा के साथ क्षारक जोड़ दें, शर्करा के साथ क्षारक जोड़ दें, तो ये जो बनता है वो न्यूक्लियोसाइड बनता है। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अगर इसमें फास्फेट भी जोड़ दें, अगर इसमें जोड़ दें फास्फेट, तो ये बनता आता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाता है ये? न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड को, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़ दिए जाए तो जो यौगिक बनता है उसी को हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ते जाएं तो न्यूक्लिक अम्ल बनता है। 2 तरह के न्यूक्लिक अम्ल बनते हैं, एक DNA और एक RNA। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। हमने कहा इसी शर्करा का, इसी राइबोज शर्करा का फर्क है, इसकी संरचना का फर्क है। तो बस इतना सा अंतर है। इसीलिए न्यूक्लिक अम्ल क्या है ये आपको समझ में आया होगा। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? शर्करा, क्षार और फास्फेट का संयुग्म। जब तीनों चीजें जुड़ जाती हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, और न्यूक्लियोटाइड से जुड़ कर न्यूक्लिक अम्ल बनता है। इनके महत्वपूर्ण 2 कार्य हैं। इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। वो कौन कौन से 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं? एक तो आनुवांशिक गुण,
यानी कि जो अनुवांशिक गुण होते हैं हमारे अंदर, उनको एक दूसरी पीढ़ी में, जैसे हमारे अंदर कुछ अनुवांशिक गुण होंगे तो जो हमारी अगली आने वाली पीढ़ी के अंदर भी सेम गुण पाए जाएंगे, उन्हीं गुणों को अनुवांशिक गुण कहा जाता है। और उनको आगे ट्रांसफर करने के काम न्यूक्लिक अम्ल का होता है। यानी कि उन गुणों का जो अनुवांशिक गुण है उनको आगे नई पीढ़ी के अंदर भेजने का काम न्यूक्लिक अम्ल का होता है। और न्यूक्लिक अम्ल का काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बॉडी के अंदर है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण करता है न्यूक्लिक अम्ल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है इसके। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और आज की लेक्चर में हम करेंगे। एक क्वेश्चन और है आपके सामने और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी कि अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले कारक की बात करी है कि अभिक्रिया का वेग सांद्रता कैसे प्रभावित करती है, ताप कैसे प्रभावित करता है, उत्प्रेरक कैसे प्रभावित करता है। यानी कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक की बात कर रहे हैं। तो हम कहें सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। सांद्रता अगर बढ़ा दें तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। कैसे पता चला आपको कि सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ेगी? तो कैसे पता चलता है? तो सांद्रता बढ़ने का मतलब है कणों की संख्या बढ़ना। सांद्रता बढ़ने का मतलब है कण ज्यादा होना, और कण ज्यादा होंगे तो टक्करें ज्यादा होंगी, और उत्पाद जो बनता है वो अभिकारक अणुओं की टक्करों से बनता है। तो सांद्रता बढ़ने का मतलब होता है टक्करों की संख्या बढ़ना, और टक्करों की संख्या बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ताप बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ने से क्या होता है? अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, और प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया की गति भी बढ़ जाएगी। एक वर्ड होता है सक्रिय ऊर्जा, जो किसी भी अप्रभावी टक्कर को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होती है। अगर सक्रिय ऊर्जा की कम जरूरत है तो रिएक्शन बहुत फास्ट होने वाली है। सक्रिय ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है तो इसका मतलब रिएक्शन बहुत स्लोली हो रही है। और उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है। जैसे मान लीजिए रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो रही है, इस रिएक्शन में इतनी सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन जैसे ही आप इसमें उत्प्रेरक डालेंगे तो उत्प्रेरक अभिक्रिया को एक ऐसा पथ देगा जिससे उसकी सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये सक्रिय ऊर्जा उत्प्रेरक की वजह से कम हो गई, यानी कि उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को कम करता है, यानी कि अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए थैंक यू।